Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9 Dear CS Professional Students. याद रखिएगा 10 to 20 मार्क्स की प्रिपरेशन हम लोग इन दोनों अलग से कर रहे हैं। मतलब अलग से का मतलब सर मतलब ना ड्यू डिलिजेंस में आप समझेगा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड मिला के 10 to 20 मार्क्स का एरिया है। मतलब मत छोड़ के जाना भाई, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इजी भी है। अब याद रखिएगा इस सेशन के अंदर हम क्लास सेकंड कर रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाला हूं और आई एश्योर यू याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। तुम थोड़ा तो भरोसा करो, ऑलराइट। और ये बात मैं बार बार अपने नए स्टूडेंट्स को कहता हूं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भरोसा है, मैं जानता हूं, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां ना हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए जब आप ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कर रहे हो। इससे पहले वाले क्लास के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अगर किसी स्टूडेंट का क्लास को छूट गया तो डोंट वरी, आई बटन आता है ना ऊपर, यहां पर आई बटन आता है, ठीक है, यहां पर उसका लिंक दे दूंगा, उसे जाके जैसे क्लिक करोगे क्लास मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब समझो 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 कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहले हम लोग इनके पॉइंट्स अपने बुद्धि में रख लेते हैं, मतलब अपना बुद्धि के अंदर इनके पॉइंट्स को रख लेते हैं। आओ देखो देखो कह रहा है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो समझना मेरी बात को ध्यान से मेरा बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। क्योंकि कुछ पॉइंट्स में याद करवा देता हूं पहले, फिर मैं बताऊंगा इन पॉइंट्स के अंदर से भी क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, सब समझो पहले। आपको ये तो हमने बेसिक सीख ही लिया कि ड्यू डिलिजेंस होता क्या है, क्यों करते हैं, नीड क्या है, नेसेसिटी क्या है, इससे पहले वाला क्लास में हमने किया, ठीक है। इस क्लास में हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए। तो कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। अभी बहुत से समझाऊंगा, है ना, घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, प्लानिंग द स्केड्यूल, प्लानिंग द स्केड्यूल, ठीक है। देन नेगोशिएशन फॉर टाइम, क्योंकि आपको पता होता है ना कि बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, तो नेगोशिएशन करना जरूरी है भैया। बायर को ये चिंता है कि सेलर उसे सफिशिएंट टाइम दे ताकि वो एग्जैक्टली ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सके। रिस्क मिनिमाइजेशन, कौन कौन सी ऐसी एस्पेक्ट्स होंगी जिन्हें बहुत अच्छे से डबल चेक करना होगा, वो हम रिस्क मिनिमाइजेशन में समझेंगे। तो 4 पॉइंट पहले हमने देख लिए, सिंपली एक बार, है ना। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, फैक्टर्स क्या होना चाहिए कि भैया ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, पर्पस क्या है भाई, इस ट्रांजैक्शन के पीछे पर्पस क्या है। सो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, प्लानिंग द शेड्यूल, नेगोशिएशन फॉर टाइम। मेरे साथ पॉइंट याद करो, समझो, आंजी शीट में लिखने पड़ेंगे भाई, तो याद करने, फिर समझाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है। Objective and purpose, planning the schedule, negotiation for time, risk minimization, information from external sources, information from external sources, एक्सटर्नल बोलो ना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन लोग होगा, कस्टमर्स है, वेंडर्स है ना, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। और मोस्ट इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनसे ही मिलती है। रिपोर्ट विद ओनली मेटल फैक्ट्स, जी हाँ, अलगल बलगल नहीं लिखना है, जो मेटल फैक्ट्स है उसी के ऊपर बेस आपकी डिलिजेंस रिपोर्ट होगी। एंड लास्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, हमने यहां पर कितना पॉइंट देखा, 7 पॉइंट्स। सर एग्जाम में आ गया तो साथ लिखने, ऑफ कोर्स यहां कोई कंजूसी नहीं चलेगी, ठीक है। अब पहले एक बार मेरे साथ याद कर लो पॉइंट्स को, फिर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, उनके अंदर लिखना क्या है। और आपको बता दूं इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी बताऊंगा। आइए देखते हैं। सो पहला हमने देखा ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या होगा। फैक्टर में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। फिर दूसरा कह रहा है प्लानिंग द शेड्यूल। भाई बिना शेड्यूल की प्रॉपर प्लानिंग की कैसे ड्यू डिलिजेंस के अंदर करोगे। सो प्लानिंग द शेड्यूल, नेगोशिएशन फॉर टाइम, रिस्क मिनिमाइजेशन, इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेज, report with material facts only, and structure of information, structure of information। एक बार और रिवाइज कर लो और एक बार और बोलो बस क्या क्या है, कौन से पॉइंट्स है, फैक्टर्स हैं। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या डिलिजेंस का, प्लानिंग द शेड्यूल, बोलो प्लानिंग द शेड्यूल, फिर बोलो नेगोशिएशन फॉर टाइम, एक बार बोलो ना यार, नेगोशिएशन फॉर टाइम, रिस्क मिनिमाइजेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, रिपोर्ट विद मटेरियल फैक्ट्स ओनली, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। याद हुआ। अब देखो आओ, अब ध्यान सुनते जाना, बस एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव, आप एक बात समझो, ध्यान सुनना। ड्यू डिलिजेंस टीम ना क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करती है। वो इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रही है, ताकि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन है, क्या उन्हें पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन है, ये डिसाइड कर सके कि उन्हें ये ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन में एंटर होना या बच के निकलना है। सो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है।
देखो, a key step in any diligence exercise is to develop an understanding for the purpose for transaction. ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है? ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है? किसी का हो सकता है बिजनेस एक्सपांशन हो, किसी का हो सकता है अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड करना हो। जैसे कई कंपनीज हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, अब वो किसी और कंपनी के टेक ओवर करने के बाद, एक्विजिशन करने के बाद में उसका प्रोडक्ट या उसका बिजनेस एक्वायर कर लेती है। तो अपना हो सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना हो। किसी कंपनी को लगता है नहीं 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 हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ाएंगे, इसलिए हम एक्विजिशन कर रहे हैं। टाटा ने जगुआर को ऐड करके, भाई टाटा ने जगुआर को एक्वायर करके क्या किया? इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाया, पद पकड़ में आ रहा है। तो पर्पस, द गोल of diligence is to provide the party proposing the transaction with the sufficient information to make a reasoned decision as to whether or not to complete the transaction as proposed. So अगर देखा जाए तो DD का गोल क्या है? डी डिलिजेंस का गोल क्या? सोच के देखो, DD का गोल क्या है? DD का गोल होता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन। और कौन सी इंफॉर्मेशन? कोई सी इंफॉर्मेशन नहीं जी, मटेरियल इंफॉर्मेशन। एंड किसको देगा? प्रोवाइड टू द पार्टी, टू द पार्टी, ताकि ना एक सही डिसीजन ड्रॉ कर सके पार्टी। आपको याद है लास्ट क्लास के अंदर एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, आप अपने लिए कार खरीदने जा रहे हैं, अपने लिए एक सेलफोन खरीदने जा रहे हैं, आप अपने लिए एक ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भाई? प्रॉपर डिलीजेंस करेंगे, वही ताकि उसके बेसिस पर कि आप एक सही डिसीजन ले सके। अब यहां कंपनी केस में क्या है? जो डिलीजेंस टीम है ना, वो कलेक्ट एक राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी पार्टी को, क्लियर, ताकि पार्टी डिसाइड करे भैया हमें डील करना या नहीं करना है। It should provide a basis for determining or validating the appropriate terms and price for the transaction, incorporating consideration of the risk inherent in the proposed transaction. वह किस टर्म कंडीशन पे प्राइस क्या रहेगा, ये सारी एस्पेक्ट्स कवर होंगी उसके अंदर। अब देखो यहां पर है ना, इसी से ही ऑब्जेक्टिव से ही अपने आप में मैं आपको बता दूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कैसे? कहता है फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी केप इन माइंड इन दिस रिगार्ड। क्या क्या बातें ध्यान रखी जाएंगी जब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो, ड्यू डिलिजेंस का पर्पस डिसाइड कर रहे हो? तो सबसे पहले आपको कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए। क्या? बी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टारगेट कंपनी टू प्रोवाइड यू द सेम। आप ना सबसे पहले क्या चलोगे माइंड में रखकर कि कंपनी डिसाइड करेगा कि हमें अपना रेवेन्यू कितना बढ़ाना है, या प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ जाना चाहिए, या फिर यू नो व्हाट कि कितना प्रॉफिट हमें टारगेट कंपनी के साथ जुड़ने के बाद मिलेगा। मतलब टारगेट कंपनी को अगर आप एक्वायर कर लेते हैं तो उसके बाद मुझे कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। या टारगेट कंपनी का मतलब यहां पर सिर्फ टारगेट का एक्वायर ही नहीं है, उसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्ट एक्वायर कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या है। जैसे कंपनीज ना प्लान करती है, तुम्हें पता है मजे का बात, कंपनीज कहता है कि अगर हमारा 250 CR का अगर प्रॉफिट हो रहा है करंटली, और अगर हम कंपनी बी को एक्वायर कर लेते हैं, देन वी आर एक्सपेक्टिंग 400 CR। और सारे फैक्टर्स को देखने के बाद में तो आपका पर्पस क्या है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कुछ कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनको रेवेन्यू पे फोकस नहीं जा रहा होता है। वो क्या प्लान करती है, नहीं नहीं हमको रेवेन्यू पे नहीं, हमको अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, रेवेन्यू हम बोले लेटर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़े। अब जैसे आपने वोडाफोन और आइडिया के कॉन्सेप्ट में देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया आपस में क्यों मिला, ताकि उनका मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ जाए। शेयर नहीं कह रहा हूं, मार्केट शेयर बोल रहा हूं। मार्केट शेयर समझते हो ना, कस्टमर्स और बढ़ जाए। क्लियर? अब कस्टमर बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर? चलिए फिर दूसरा आता है कंसीडर। तो पहला क्या बोला हमने, बी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस वेदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा कह रहा है कंसीडर वेदर यू हैव रिसोर्सेज टू मेक द बिजनेस सक्सीड। अब सबसे पहले खुद की जेब चेक कर लो भाई, मतलब रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ HR, जी हाँ ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सटर्नल सपोर्ट हो सकता है। तो आपके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि टारगेट कंपनी का बिजनेस एक्वायर करके आप उसे सक्सेसफुल बना सकें। जैसे एक कंपनी है जिसके पास में टेक्नोलॉजी तो खतरनाक है, खतरनाक टेक्नोलॉजी है, बट प्रॉब्लम है
सर मार्केट में ना हमारे को इंफ्रा की जरूरत पड़ती है, हम चाहते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे हमारी ना फैक्ट्रीज हो। अब सर इतना इजी तो होता नहीं है कि इंफ्रा सेटअप करना। अगर हम ऐसी कोई बिजनेस को एक्वायर कर लें जिसके ऑलरेडी ना इंडिया के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे फैक्ट्रीज हैं, तो टेक्नोलॉजी हम दे देंगे बेस्ट। इसका अब वाइस वर्सा भी हो सकता है, किसी के पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी हम एक्वायर करना चाहते हैं, ये भी पर्पस हो सकता है। तो क्या वो रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू मेक द बिजनेस सक्सीड। थर्ड आता है कंसीडर वेदर द बिजनेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू पुट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू गुड यूज। अब क्या होता है समझो, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से एक्सपीरियंस दो, ठीक है, अज्यूम करते हैं एक बार, तुम्हें समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाइयां कर रहे हैं, ठीक है, आप फ्यूचर में आके आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस करते करते आपको 10 इयर्स हो गए और साथ के साथ आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया कि किसी पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के अंदर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आपको इनवाइट किया जा रहा है। तो आपके लिए क्या हुआ ना कि बोला यार मेरे अपने लाइफ की स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को अच्छे से इस्तेमाल करने की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि आई विल एक्ट एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्रिब्यूनल। बात पकड़ में आ रहा है, ट्रिब्यूनल में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम कर सकता हूं क्योंकि मेरी स्किल्स और मेरे एक्सपीरियंस इस बात के लिए मुझे इजाजत देता है। बात पकड़ में आया। तो ऐसे ही बिजनेस में देखा जाता है कि कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करके बैठी हुई है भैया और एक नया बिजनेस एक्वायर करने जा रही है, तो उससे हमें और बेनिफिट मिलेगा। Learn as much as you can about your industry, interests from the media reports and journals and people in the industry. अब सबसे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अब जिस बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में आप कदम रखने जा रहे हो, उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। जैसे ना बहुत सारा सीएस करने वाला स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सीएस कर क्यों रहे हैं, है ना, वो नहीं होना चाहिए। जिन्हें पता होता है ना उनका तो मजा आ जाता है समझो, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या करें सर, कंफ्यूज रहे नहीं भाई, पढ़ो सीखो जानो, हाँ, जर्नल्स पढ़ो, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ो, आईसीए की वेबसाइट पे जाके पढ़ो, पता लगेगा कि सीएस का रोल क्या होता है, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर, क्या थ्रेट्स भी हैं, ये भी देखो। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस के अंदर हमने सिंपल सी बात देखी, वो क्या कि दीदी का गोल क्या है, दीदी नहीं दीदी, ऑलराइट, दीदी का गोल क्या है कि भाई एक राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पार्टीज को प्रोवाइड करना ताकि ऑन द बेस ऑफ दैट पार्टी विल डिसाइड वेदर वी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन और नॉट। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन वी कैन नेगोशिएट द प्राइसेस, वी कैन डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑलराइट, अच्छा, इसके साथ साथ इन सब भी हम ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ और फैक्टर्स भी साथ में ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम डीडी का पर्पस डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। कौन बोलेगा, आप लोग बोलोगे ना, बोलो। बी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस विद द प्रॉफिट, revenue and profitability of target company. Second, consider whether you have all necessary resources to make the business successful. Consider whether you have all necessary resources to make the business successful. Third, consider whether business gives you opportunity to utilize your skills or opportunities. Whether this business gives you, अब पता लगा आप जिस फील्ड में जाके ट्राई कर रहे हो, बोला यार बिल्कुल अलग है। अज्यूम करके देखो एक इंश्योरेंस कंपनी है, अज्यूम करके देखो एक बार के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो पहुंच गई आईटी कंपनी को एक्वायर करने, बोला हमारा पूरा का पूरा बैकग्राउंड किसका है, इंश्योरेंस एक्सपीरियंस का, और एक्वायर किसको कर रहे हो, आईटी के लिए। बोला यार फायदा है क्या इसमें, क्योंकि हमारे पीछे तो पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी की टीम का एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है और हम किसमें एक्वायर कर रहे हैं, आईटी को। बोला सही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं करती है कंपनी, कर सकती हैं, लेकिन वो क्या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में होगा, ये देखा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज लर्न एज मच एज अबाउट द इंडस्ट्री। कहां से सीखोगे भाई, जर्नल्स पढ़ोगे, मीडिया देखोगे, लोगों से, पीपल ऑफ द इंडस्ट्री, जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करोगे। तो पहला क्लियर एकदम ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। सेकंड आता है प्लानिंग द शेड्यूल। अब देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब नाउ अब टेक द फर्दर स्टेप्स, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, वंस इट इज डिसाइडेड फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस, मेक श्योर देयर आर फॉलोइंग थिंग्स, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन डिलिजेंस प्रोसेस, areas to be checked, aspects to be checked in each area, information and other material to be requested from the sellers। क्या कह रहा है, चार बातें प्लानिंग के अंदर हमें चार बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, स्टेप्स टू बी फॉलो इन डिलिजेंस प्रोसेस, जैसे अभी बताएंगे प्री डिलिजेंस होगा, फिर डिलिजेंस किया जाएगा, ऑलराइट, ये सारा पोस्ट डिलिजेंस किया जाएगा, सारे स्टेप्स लेंगे। तो पहला कहता है स्टेप्स टू बी फॉलोड इन डीडी, फिर एरियाज टू बी चेक। एरियाज का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, एरिया का मतलब हो सकता है उसकी फाइनेंशियल चेक करो, उसकी टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को चेक करो, ह्यूमन रिसोर्सेज एस्पेक्ट को चेक करो। पता लगा कोई लेबर लॉ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है,
भैया ऐसी फैक्ट्री एक्वायर कर ली जहां पर तो हड़ताल ही हड़ताल चलती रहती है, बहुत पकड़ में आ रहा है। और ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं भाई, एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, और एक अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूं, ये रियल एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है सर? टैक्सेशन एस्पेक्ट्स बड़ी खतरनाक रहती है, हाँ ऑफ कोर्स वो भी दिक्कत कर सकती है। इन्वायरमेंटल इशू रहते हैं कि जिस लोकेशन में फैक्ट्री लगा रखी है ना, वहां पर पहले से ही 3-4 बार अथॉरिटी, इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज के नोटिस आ चुके हैं, भैया फैक्ट्री बंद कर रहे हो तुम लोग, आजकल पोल्यूशन बहुत फैला रहे हो। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंफ्रा आपका है वो सपोर्टिव इंफ्रा नहीं है और अलग तरह से दिखा रखा है, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग की हुई है, क्रिएटिव अकाउंटिंग ने आपका बैंड बता रखा है। तो ऐसा है ना, सब चीजों को प्लानिंग प्रॉपर की जाएगा कि हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ज्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो एरियाज टू बी चेक, थोड़ा था एस्पेक्ट्स टू बी चेक इन ईच एरिया। अब एस्पेक्ट्स टू बी चेक इन ईच एरिया मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बोला कि ह्यूमन रिसोर्सेज एस्पेक्ट को देख रहा है, तो वहां पर कल्चरल एस्पेक्ट्स बड़ी खतरनाक हो जाती है। कल्चरल एस्पेक्ट्स क्यों हो जाती है समझो, कंपनी ए और कंपनी बी के एम्प्लॉइज भैया जब एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो whether they are able to and they are you know what they can manage their self with a new company, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हर चीज को आप कंसीडर करेंगे, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनकी कॉम्पेंसेशन पॉलिसी चेक करेंगे, उनका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, उनका रिमाइंडर अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे वापस, ठीक है। Alright sir, and the planning 4 पॉइंट के लेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन एंड अदर मटेरियल टू बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेलर। इन्फॉर्मेशन एंड अदर मटेरियल कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेलर से चाहिए होगी, उन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो प्लानिंग द शेड्यूल के अंदर 4 स्टेप लेंगे। पहला स्टेप टू बी फॉलोड इन डिलिजेंस, दूसरा बोलो एरियाज टू बी चेक, देन अगेन एस्पेक्ट टू बी चेक इन ईच एरिया, एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन एंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेलर। याद रहेगा, 4 पॉइंट हमने इसमें सीखे हैं। तो हमने ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस देखा, सेकंड हमने क्या देखा है भी, प्लानिंग द शेड्यूल, फिर नेगोशिएशन फॉर टाइम। अब भाई ये बड़ी खतरनाक चीज है, नेगोशिएशन फॉर टाइम। नेगोशिएशन फॉर टाइम, बायर ना सेलर को बोलेगा भाई मेरे को इतना टाइम तो दे ताकि मैं अपना प्रॉपर्ली डिलीजेंस कंडक्ट कर सकूं, मतलब एक राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, तभी तो मैं सही डिसीजन लूंगा। सो ध्यान सुनना, समटाइम्स इट मे बी case that seller want the process to get over as soon as possible and try to hurry the proceedings. When the seller gives a short review period, negotiations can be made for the adequate time to a complete review on the crucial financial and legal aspects. बोलो 2 इंपॉर्टेंट खास तौर से फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट हमको चेक कर लेने दो, क्योंकि लीगल में देखो फाइनेंशियल गड़बड़ है तो फिर फायदा ही नहीं हुआ, समझो। डेटा फाइनेंशियली डेटा का गलत रिप्रेजेंट है और आप थॉरोली अगर एग्जामिन नहीं कर पाए तो पर्पस ही खराब हो जाएगा। एंड लीगल क्योंकि लॉ सूट अगर चल रहे हैं और उनका इंपैक्ट बड़ा खतरनाक हो सकता है, पब्लिक इमेज डिस्टर्ब हो सकती है, पता लगा बंद होने की नौ बता सकती है, ऐसा बिजनेस भी हो सकता है। सो यहां पर याद रखिएगा, सेलर हमेशा चाहेगा कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। He will always expect that the entire diligence process must be completed as soon as possible. लेकिन बायर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा he must have a right amount of information to thoroughly examine the entire crucial information in terms of whether it belongs to information financial or legal. All right, clear एकदम। नेगोशिएशन फॉर टाइम, 3 पॉइंट हमको याद हुआ, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस देखा, प्लानिंग द शेड्यूल देखा, और फिर हमने थोड़ा भी सीखा नेगोशिएशन फॉर टाइम। बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि नए बच्चे, आप लोगों के लिए कह रहा हूं, आपको याद हो जाए। एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अभी मुझसे पढ़ोगे फिर पता लगा खुद आधे 1 घंटे के लिए रट्टा मार रहे हो, मैं तुम्हारा रट्टा भी लगवा रहा हूं तो मैं समझा भी रहा हूं। ऑलराइट, चलो आओ। रिस्क मैक्सिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है? कहता है भैया कोई टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कोई लॉ सूट्स हैं, मतलब सो इनको डबल चेक कीजिएगा। कंपनी ने पेटेंट ले रखा है, पक्का क्या ये पेटेंट के लिए ये रजिस्टर्ड है या इसको असाइनमेंट किया गया है, ये एस्पेक्ट चेक की जाएंगी, तो डबल चेक कीजिएगा। जैसे ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी डबल चेक इन फाइनेंशियल, टैक्स रिटर्न्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कस्टमर बेस टू इंश्योर दैट द कंपनी डज नॉट फेस अ लॉसूट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। इसे रिस्क मिनिमाइजेशन तभी होगा। Financials are very important and one needs to be certain that the target company did not engage in a creative accounting. The assets position and profitability of the company are very vital. याद रहेगा। अब इसके लिए क्या करना है? अच्छा, यहीं से क्वेश्चन डेवलप हो गया अलग से देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस को लेके, और वहीं रिस्क मिनिमाइजेशन को लेके एक और सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो, सिंस ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज डील्स विद द ओवरऑल बिजनेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर एस्पेक्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर सर्टेन एस्पेक्ट्स। कमेंट, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कमेंट। तो आओ, क्या क्या एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर से रिस्क मिनिमाइजेशन के टाइम के लिए। आओ एक एक पॉइंट को फटाफट सीखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स। बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेगा। हर एक बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, आप एक बात समझेगा,
अगर प्रमोटर्स का ना ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है कि वो है ना फ्रॉडुलेंट तरीके से काम करता है अब तक का, है ना, जैसे मैंने अपने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको पता है कि विजय माल्या ने एक अपनी अच्छी इमेज बनाई, फिर उनका बाद में एक इमेज बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो हर्षद मेहता रहे हों, ठीक है, चाहे वो केतन पारिक रहे हों, चाहे वो सुब्रत रॉय रहे हों, मतलब आपको ना एक परसेप्शन मिल जाता है कि यार ये प्रमोटर अच्छा नहीं है। या अगर इसी को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, आप जब अगर अंबानी की तरफ ध्यान दें, ठीक है, धीरू भाई अंबानी के पर्सपेक्टिव से देखें, या आप ध्यान से अगर देखें फॉर एग्जांपल टाटा की तरफ देखें, नारायण मूर्ति इन्फोसिस की तरफ देखें, तो आपको ना लगता है बोले नहीं यार ये लोग प्रमोटर्स ऐसा रहा है या ऐसा फाउंडर रहा है जिन्होंने अपने बिजनेस को एक नींव दी और सिर्फ अकेले प्रॉफिट नहीं कमाया, लोगों ने शेयर भी किया है। सो कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप चेक करें रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए प्रमोटर्स की बैकअप। परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टीम, जी हाँ, सीनियर मैनेजमेंट टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसे भी अब एग्जामिन करें। जैसे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करें कि डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कैसा रहा है, सीईओ सीएस का कैसा रोल रहा है, ठीक है, कंपनी के साथ कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है। ऑलराइट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी का मतलब है बिजनेस किस तरह से प्लानिंग करके इन्होंने अपना किस फेज में आगे बढ़ाया है। बिजनेस प्लान्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमेशा समझना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। कंपनी ना आज टेक्नोलॉजी बना ली और 2 साल तक कोई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि आज जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है हम कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस लाते रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एज कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटर्स, infrastructure adequacy, optimal utilization of available resources. So these are certain factors which must be considered while conducting diligence to minimize the risk. क्या background check, promoters मेरे साथ बोलिएगा, background of promoters, performance of the senior management team, organizational strategy, business plans। 4 पॉइंट बोले, वापस से बोलेंगे हम लोग। बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्लान्स। याद हुआ 4 पॉइंट? फिर देखो आगे 4 और जोड़ लो। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब अभी है ना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किसी को थोड़ा बहुत लगता हो तो जीएमआरसी चैप्टर 12 आई होप थोड़ा बहुत याद होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम थॉरली आई होप आप समझते हैं कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अनसर्टेन रिस्क है भैया, अनसर्टेन रिस्क के लिए क्या उसने एडिक्वेट स्टेप्स ले रखे हैं, जैसे अभी फायर से प्रोटेक्ट होने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, या फिर एडवर्स सिचुएशन में इकोनॉमिक, जैसे पता लगा रिसेशन आ गया, रिसेशन के लिए उसने क्या रिजर्व प्लानिंग की हुई है। ऑलराइट, अभी अपने आप में ना सारे के सारे पॉइंट्स डिटेल्ड हैं, पूरे डिटेल्ड, लेकिन यहां सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेसी, इंफ्रा नहीं है तो काहे का काम होगा फिर, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब ये फैक्टर्स हमारे को कंसीडर करने में हेल्प करता है ताकि हम रिस्क मिनिमाइज कर सकें थ्रू द ड्यू डिलिजेंस। ऑलराइट, चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। हमने 4 पॉइंट याद कर लिए हैं। ऑलराइट, उम्मीद है याद हो रहा होगा। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन? कस्टमर्स एंड वेंडर्स। कहता जी क्वाइट इंफॉर्मेटिव होते हैं कस्टमर्स। आप ही को पता होता है ना अच्छे से कि आप कस्टमर्स हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस कंपनी के साथ में। सेम वेंडर्स जो कंपनी के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कंपनी यार ये पेमेंट में डिफॉल्ट तो नहीं करती है। बात पकड़ मारा है। The company's customers and vendor get quite informative. It may be found from the whether the target company falls within their most favored clients list. Any flaws that audit uncovers help them renegotiate down the sale price. And the reason is the chance to get a better deal. अब ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना। The due diligence is the chance to get a better deal. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। कैसे? ऐसा चांस टू बेटर गेट अ बेटर डील कैसे? कि भाई आपने जब डील किया और आपको कई सारी अनकवर्ड एस्पेक्ट्स, या आप ये भी कह सकते हैं हाइड एस्पेक्ट्स, जब आपको अनकवर की जाएंगी, ठीक है, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो छुपाई हुई थी या छुपी हुई थी वो सब आपके सामने निकल के आएंगी। सो आप क्या कर सकते हैं? बेटर नेगोशिएशन ऑफ द प्राइसेस, बेटर बार्गेनिंग पोजीशन आ जाती है, आपकी बार्गेनिंग पोजीशन आ जाती है। ऑलराइट, सो ये अपने आप में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। बी अवेयर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट अ रिपोर्ट विद ऑल मटेरियल फैक्ट्स। 4000
जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वही लिखी जाएगी. While the preparing the report, it is advisable to precise and only the information that will material impact on the target company is required to be included. And structure of information. Once the DD process is over, while preparing the report, information has to be structured in an organized manner in order to have a better correlation on the related matters. मतलब इंफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए? पहले कंपनी के बारे में बता दिया आपने, कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर कंपनी का मैनेजमेंट टीम के बारे में बता दिया, फिर फर्दर आपने देखा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कंसीडर कर लिए उसकी, फिर टैक्सेशन एस्पेक्ट्स कंसीडर करिए, फिर आपने उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज एस्पेक्ट्स कंसीडर करिए, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कंसीडर करिए. तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए. आई होप ड्राफ्टिंग वाला स्टूडेंट्स इस बातों को समझेगा अच्छे से, क्योंकि जब आप ड्राफ्ट रेडी करते हैं तो सीक्वेंस में बात आनी चाहिए. ऑलराइट, उसी सेंस में आप रिपोर्ट जब प्रिपेयर करते हैं तो वो सीक्वेंस में होनी चाहिए इंफॉर्मेशन. क्लियर? कि पता लगा कंपनी के बारे में बता रखा, लास्ट में बता रखा है डायरेक्टर्स के बारे में. अरे मैनेजमेंट के बारे में तो बताओ भाई पहले. तो कंपनी इंट्रोडक्शन हो गया, देन मैनेजमेंट हुआ. ठीक है, अड़बड़ नहीं चलेगा. कई बार बच्चा लोग आंसर भी ऐसे लिखता है, तो उससे बचिएगा. एनीवेज 7 पॉइंट्स हमने अभी याद किए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद होंगे. ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, बोलो ना. ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, प्लानिंग द शेड्यूल, नेगोशिएट ऑन टाइम, रिस्क मिनिमाइजेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड रिपोर्ट विद द मेटल फैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड द इंफॉर्मेशन. चलिए अब देखिए आगे आते हैं. अब आता है स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ डिलिजेंस. स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं. मैं चल बोलो 3 स्टेजेस. कौन सी? प्री डिलिजेंस, डिलिजेंस एंड पोस्ट डिलिजेंस. प्री डिलिजेंस में जितना पेपर वर्क होता है ना, पेपर वर्क मतलब समझ रहे हैं ना, लेटर ऑफ इंटेंट है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हैं, ये तैयार किए जाते हैं प्री डिलिजेंस मतलब डिलिजेंस से पहले. ठीक है, आप ना समझो क्या हो रहा है, आप डिलिजेंस करने जा रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हैं, उससे पहले भाई आप उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे. आपको ना लेटर ऑफ इंटेंट, इंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्टी जो है टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो भाई आपस में ये कर लेते हैं कि हम ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम अपनी डील को फाइनलाइज करेंगे. ठीक है, जैसे अगर ये सारी खास बातें मुझे मिल गई आपकी कंपनी के अंदर, तो भाई मैं आपके साथ में आपकी कंपनी खरीदने को तैयार हूं. ठीक है, तो इसके लिए हम लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हैं. फिर जो ये पार्टी है, मतलब जैसे देखा जाए जो ड्यू डिलिजेंस टीम को अपॉइंट करेगी, वो ड्यू डिलिजेंस टीम के साथ में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करती है. क्यों? क्योंकि भाई आप जिस कंपनी के इंफॉर्मेशन को लेने वाले हैं वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसी की आप किसी और को डिस्क्लोज ना करें, इसके लिए आपको बाउंड किया जाता है बाय एंटरिंग इनटू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. तो ये सारी एस्पेक्ट्स अभी हम सीखेंगे किसके अंदर? प्री डिलिजेंस के अंदर. फिर डिलिजेंस के अंदर हम 3 में जाएंगे. चलो पहले एक बार पॉइंट देख लेते हैं, फिर बाद में बोलेगा सर समझाया नहीं पॉइंट्स को. प्री डिलिजेंस के अंदर क्या है? साइनिंग ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट एंड टर्म शीट, साइनिंग ऑफ एनडीए, एनडीए का मतलब समझ में आ रहा है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्टिंग ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाइंग द इश्यूज. यहीं पर डेटा रूम क्रिएट करेंगे. ठीक है, डेटा रूम का मतलब क्या है बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो. डिलिजेंस, सबमिशन ऑफ डीडी रिपोर्ट समराइज्ड और डिटेल एज द केस में बी, एग्जीक्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट. Once a deal is decided, एक बार डील पक्का हो गया, फिर शेयर होल्डर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा. और डील कैसे डिसाइड होगा? आफ्टर ड्यू डिलिजेंस. पोस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. जैसे देखो मान लो ड्यू डिलिजेंस किया, आपने देखा कि कुछ नॉन कंप्लायंस पकड़ में आए. फॉर एग्जांपल भाई लेबर लॉ से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लायंस पकड़ में आ गया आपको, विच इज नॉट मोस्ट सीरियस इन नेचर, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, जिसपे आप पेनल्टी पे करके अपना कंप्लायंस कर सकते हैं. तो अगर ऐसे नॉन कंप्लायंस पकड़ में आए तो पोस्ट डिलिजेंस कहता है जी आप ये कंप्लायंसेस कर लीजिएगा. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, एप्लीकेशन पिटीशन ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, अब जिन द कंपाउंडिंग पॉसिबल है उन्हें कंपाउंड करवाइएगा. प्लस नेगोशिएटिंग शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट. अब देखो इन दोनों के ना रेक्टिफिकेशन और पिटीशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, इन दोनों की वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अपने आप आ जाती है. थर्ड वन कौन सी है? नेगोशिएटिंग विद द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट. खास तौर से ना प्राइजेस का और शेयर्स का खेल ज्यादा होता है यहाँ पे. अभी सिखा रहा हूँ, नॉट टू वरी अबाउट इट. सो अगर हम प्रोसेस देखें, प्रोसेस ऑफ डिलिजेंस, तो हमने इसमें 3 स्टेप्स बोले. कौन कौन सा बोलो? प्री डिलिजेंस, डिलिजेंस एंड पोस्ट डिलिजेंस. लेट्स स्टार्ट विद द प्री डिलिजेंस. प्री डिलिजेंस में याद रखना, फिर बता दूं, खास तौर से पूरा का पूरा पेपर वर्क होने वाला है. जैसे प्री डिलिजेंस इज प्राइमरी द एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ, हाईलाइट कीजिएगा, द मैनेजमेंट ऑफ पेपर, फाइल्स एंड पीपल. मैनेजमेंट ऑफ द पेपर, फाइल्स एंड पीपल. पीपल का मतलब भैया किन किन लोगों से मिलना होगा, टीम आपकी प्रिपेयर की जाएगी डीडी की, फिर आप किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कौन डीडी का हेड रहेगा. ठीक है, आओ देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल साइनिंग द लेटर ऑफ इंटेंट एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंगेजमेंट लेटर. पहला काम क्या किया? लेटर ऑफ इंटेंट साइन होगा बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन.
फिर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होगा विद द प्रोफेशनल टीम ऑफ डीडी। डीडी की जिसको आप हायर कर रहे हो उस टीम के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करेंगे। और साथ साथ उसे एक बार एंगेजमेंट लेटर भी सेपरेटली बोल सकते हैं, मतलब एंगेजमेंट लेटर भी दिया जाएगा। किसको एंगेजमेंट लेटर दिया जा रहा है? जिस प्रोफेशनल टीम के थ्रू आप डीडी करना करा रहे हैं तो उसको एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। Receipts of documents from the company and review the same with the checklist of documents. Checklist of documents का मतलब यहाँ पे क्या है? आप प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं कि कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी एस्पेक्ट्स ना आप एग्जामिन करेंगे। जैसे भी हमने कहा उसकी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सारी एस्पेक्ट्स हमने देखनी है। फिर हम उसकी फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में हम सारी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। फाइनेंशियल के अंदर हम कंपनी के बैलेंस शीट है, P&Ls है, ठीक है, हम सारी एस्पेक्ट्स को गो थ्रू करेंगे प्रॉपर। और इनके अंदर भी सारी एस्पेक्ट्स करेंगे, ऐसा नहीं है बैलेंस शीट लास्ट है ना, हम चेक कर लिया, सारे एस्पेक्ट्स चेक करेंगे। इसके अंदर एसेट्स है, लायबिलिटीज है, करंट फिक्स्ड एसेट्स हैं, सब सारी एस्पेक्ट्स देखी जाएंगी। तो चेकलिस्ट थॉरली प्रिपेयर की जाएगी। ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स चेक की जाएगी, कौन कौन से क्रिमिनल केसेस अगर हैं या नहीं है, या सिविल केसेस हैं या नहीं, वो सब देखा जाएगा। क्लियर एकदम। तो चेकलिस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही तो भाई डॉक्यूमेंट सही होंगे ना। तो इसलिए कहता है क्या, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंपनी एंड रिव्यू द सेम विद द चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, organizing the papers required for diligence, and creating the data room. Data room का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या है, ताकि जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट कर सके। ये डेटा रूम का भी चैप्टर में अलग से समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अभी आजकल तो बहुत सिस्टम अच्छा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा रूम अवेलेबल है, कई कंपनी फिजिकल भी और इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करता है। डेटा रूम का मतलब क्या है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पर सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल हो जाए। वो समझाऊंगा, चिंता मत करो, अलग से समझाएंगे, ठीक है। सो आइए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार हम हमारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हमने 5 पॉइंट्स देखे प्रीजिलेंस के अंदर क्या है, पहले हम लोग क्या करना, साइनिंग द लेटर ऑफ इंटेंट व्हेन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड एंगेजमेंट लेटर, पहला काम हो गया। फिर क्या करेंगे, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेरे साथ बोलो, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंपनी एंड चेक द सेम अकॉर्डिंग टू योर चेकलिस्ट। फिर आइडेंटिफाइंग द इश्यूज देखने हैं, प्लस ऑर्गेनाइजिंग द पेपर रिक्वायर्ड फॉर डिलिजेंस एंड क्रिएटिंग द डेटा रूम। बोलो ना, क्रिएटिंग द डेटा रूम। 5 पॉइंट याद हुआ? एक बार और रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, आगे चलते हैं, ये नहीं तो चलिए। अब देखिए, द फर्स्ट एंड द foremost step for management of the target company is that investor is to sign a letter of intent or term sheet which underlines the various terms on which the proposed deal is going to be concluded। भैया सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि किन बेसिस पर, किस बात पर भैया मैं इस डील को कंफर्म कर लूंगा। जैसे मान लीजिएगा कंपनी ने डिलिजेंस कंडक्ट करने के बाद में उसका क्या ऑब्जेक्टिव पर्पस था कि हम अपना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 करोड़, और हमने सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद देखा कि हाँ, हमको इससे 300 करोड़ तक का बिजनेस मिलेगा। ये फैक्टर्स बता रहे हैं। कहां से पता लग रहा है? जब इंफॉर्मेशन को मिली, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो भाई आप सोच के देखो, हमने कहा कि इस सब के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। After receipt of letter of intent, the investors sign the NDA with the various agencies who is going to conduct diligence. Various agencies कौन होंगी? वो lawyers भी हो सकते हैं, वो CS हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, इनकी अपनी कंपनीज हैं, वो फर्म्स हैं, उनको आप साइन करेंगे। To be finance, accounting and legal or other secretarial diligence. The company would usually receive a checklist from the agency conducting the diligence. जी हाँ, चेकलिस्ट कहां से मिलेगा? चेकलिस्ट मिलेगा एजेंसी से। एजेंसीज का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल्स की टीम होती है, वो आपको बताएगी, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म्स हैं, लॉयर्स की फॉर्म्स हैं, वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। The checklist is the invariably exhaustive in nature, therefore the company may either collate or compile the documents in a house or sources this to an external agency. While the data is being collated मतलब समझते हैं ना, मैच करना, match. Care should be taken to ensure that there are no loose ends that may probably rise. मतलब कोई इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए जो बाद में आपके लिए बड़ी सरदर्द बन जाए। सो ये सारी एस्पेक्ट आप चेक करेंगे। Now, as regards the data room, some of the important things, अब देखो ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। As regards a data room, some of the important things that one should take cognizance of from the corporate viewpoint, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी while you not creating a data room। देखो, as regards a data room, some of the important things that one should take the cognizance from the corporate viewpoint। पहला कहता है do not delay deadlines। जी हाँ, deadlines का मतलब समझ रहे हैं ना, आपके लिए लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो आप उन सब चीजों को बहुत ध्यान से ही जल्दी का मतलब प्रॉपरली एग्जामिन करें।
Make each module of the checklist provided separately. In case some issues are not applicable, spell it out not applicable. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है क्या, सीआरपीसी के अंदर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है बोले तो नॉट एप्लीकेबल लिखेगा। या कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कंपनी जो है उसका पेटेंट से कोई लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी को लेना देना नहीं है, ठीक है, उसका बेसिकली जो काम है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो कोई कंपनी का नहीं है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जहाँ पेटेंट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखें। इन सम केसेस द इश्यूज कैन नॉट बी रिजॉल्व इमीडिएटली एडमिटेड। अब जैसे कई सारे इश्यूज हैं लाइक यू नो व्हाट, आप जब कंपनी के फाइनेंशियल्स थॉरोली स्टडी करते हैं तो इमीडिएट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप उसकी हर एक थॉरोली एक बारीक इंफॉर्मेशन कंसीडर कर सकें, तो आप वहां लिखें कि भाई अभी ये इमीडिएटली इसका आप थॉरोली इसको आप एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। पुट अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ डिलीजेंस। सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना पुट अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ डिलीजेंस, इसमें ना पर्टिकुलर एक डिलीजेंस टीम के अंदर एक पर्टिकुलर लीडर अपॉइंट किया जाता है, वो लीडर का ही पर्पस देखो यहाँ पर आता है, उसे बोलते भी हम क्या है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट पर्सन। देखो ये रहा इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट पर्सन, इसे पॉइंट पर्सन बोलते हैं, जो लीड करता है ना डीडी को, डिलीजेंस टीम को प्रॉपर्ली, क्योंकि उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी, वही ऑब्जर्व करेगा। तो यहां जो हम कह रहे हैं ना, पूरा सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ डिलीजेंस, देन कीप अ रजिस्टर टू ट्रैक द पीपल कमिंग एंड गोइंग एंड रिव्यू ओवरव्यू ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फाइल्स। ये क्या हो रहा है, ये भैया जब आप डेटा रूम क्रिएट कर रहे हैं तभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको कंसीडर करनी होंगी। First of all, do not delay the deadlines. Then make each module of the checklist provided separately. All right. अगर कोई इशू एप्लीकेबल नहीं है तो आप लिखिए नॉट एप्लीकेबल। किसी को इमीडिएटली अगर आप किसी इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उसको आप एडमिट लिखिएगा। आप सिंगल पॉइंट एसेस बनाइएगा ताकि आप डिलीजेंस प्रोसेस को एग्जैक्टली एग्जामिन कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जाएगा, मतलब कौन है जो एसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ओवरव्यू ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ फाइल्स होना चाहिए कि आपको कौन सी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आप कैसे एसेस कर सकते हैं। एंड लास्टली पॉइंट पर्सन, आपका पॉइंट पर्सन समझना अभी जो लीड करता है बेसिकली डीडी की टीम को, ठीक है, द पर्सन हु लीड्स द डीडी टीम। यूजुअली कोई एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है, सीनियर एडवोकेट हो सकते हैं, सीनियर कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग द डिलीजेंस, सेकंड देखिएगा, ड्यूरिंग द डिलीजेंस care should be taken adherent to certain hospitality issues like, मतलब आप यार रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, प्रोफेसर साथ में आपको रिस्पेक्ट का बिहेवियर करना चाहिए। देखो बी वार्म एंड रिसेप्टिव टू द प्रोफेशनल्स हु आर कंडक्टिंग डिलीजेंस। बी वार्म एंड रिसेप्टिव मतलब जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुना जाए, समझा जाए। ऑलराइट, इंक्वायर इन डिलीजेंस टीम, ये पता होना चाहिए आपको कि डिलीजेंस टीम के बारे में अच्छे से। एंड केस ऑफ एनी करेक्शन एडमिट एंड रेक्टिफाई, अगर लगता है कि आपको बताया गया कि कुछ यहाँ पर करेक्शन के रिक्वायरमेंट्स तो एडमिट कीजिएगा और रेक्टिफाई कीजिएगा, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यू करने या सही इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करने के बजाय। क्या हो रहा है, तो तीन स्टेप्स बोले ड्यूरिंग द डिलीजेंस, आपको ध्यान रखना होंगे। फर्दर, एज अ रिगार्ड्स द प्रोसेस ऑफ डिलीजेंस, एज अ प्रोफेशनल केयर शुड बी टेकन टू स्क्रूटनाइज एवरी डॉक्यूमेंट दैट इज मेड अवेलेबल, आस्क फॉर डिटेल्स एंड क्लैरिफिकेशन, सिंस द DD इज अ टाइम बाउंड एक्टिविटी एंड इट इज नीडेड टू बी wrapped up at the earliest. However, the company may be provided an opportunity to clear the various issues that may arise out of the diligence. अभी यहाँ ध्यान से रखिएगा, कुछ पॉइंट हमने पहले क्या सीखा है, अभी प्री डिलीजेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखा है प्री डिलीजेंस। अब प्री डिलीजेंस से ही एक अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन रेडी होती है, मैं बता दूं बीच बीच में आप लोगों को, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। और एक मैं बता दूं मजे का क्वेश्चन ये आया हुआ है कई बार, डिलीजेंस, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पूरी बुक इंपॉर्टेंट लिखवा दी आपने, तुम्हारी लाइफ है भाई। जब तुम अच्छा रेम्यूनरेशन ले रहे होगे तब तो नहीं बोलोगे ना, हाँ, कि थोड़ा पैसा काट लीजिएगा हमारा सैलरी में से, ऑफ कोर्स नॉट ना। अच्छा कमाना है, अच्छा बड़ा बनना है, अच्छा एक्सपर्ट बनना है, तो आपको आप में अलग क्या है, तो आपको थोड़ा समझना जरूरी है। आइए अब बड़ी इंटरेस्टिंग 4 चीजें होने वाली है, डील ब्रेकर, डील डिलीचर, डील कास्टनर, डील मेकर्स। ये सब का सब बेस्ड होता है कब के किसके ऊपर, आपकी जो डिलीजेंस रिपोर्ट आने वाली है सामने, उस रिपोर्ट के बेसिस पे। आइए, आफ्टर डिलीजेंस इज कंडक्टेड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं ले जाना। आफ्टर डिलीजेंस इज कंडक्टेड द प्रोफेशनल सबमिट अ रिपोर्ट व्हिच इज कॉमन पार्लेंस इज कॉल्ड DD रिपोर्ट। ऑन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, क्वेश्चन बता रहा हूं, ऑन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ DD रिपोर्ट्स।
There are certain terms used to define the outcome of these reports. क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, जैसे डील ब्रेकर. डील ब्रेकर का मतलब क्या समझ में आ गया होगा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वैसी मिली नहीं है, जबरदस्त तरीके नॉन कंप्लायंस है, खतरनाक है भैया, मरने वाली कंपनी तो और मारेगी, ऐसा मतलब लिखा है ना, बता रहा हूँ एक जनरल लैंग्वेज में. Deal breaker, the finding this can be very glaring and maybe expose various non-compliances that may arise any criminal proceedings or known liabilities. So ये deal breakers हो गई, जैसे पता लग गया कि भाई इस कंपनी ने घपला मचाया हुआ है, या घपला नहीं मचाया हुआ है बट ऐसे सीरियस नेचर के नॉन कंप्लायंस की वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ, याद है टॉर्ट में पढ़े थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो नॉन कंप्लायंस की हजरस है ना, बिजनेस कैरी कर रहा है, डेंजरस बिजनेस कैरी कर रहा है और कोई कम पॉलिसी नहीं ले रखा है, या यू नो व्हाट नॉन कंप्लायंस किए हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं. ठीक है. डील डिलीजन, द फाइंडिंग अराइजिंग आउट द डिलीजेंस मे कंटेन वायलेशन. अब देखो इसमें कैसा रखना है, यहाँ पे लिखना फाइंडिंग्स कैन बी ग्लैरिंग एंड मे एक्सपोज वेरियस नॉन कंप्लायंसेस. ऐसे दो पॉइंट याद रखना. डील ब्रेकर का मतलब क्या है यहाँ पर, अच्छे से याद रखना कि भाई फाइंडिंग्स के लिए वेरी ग्लैरिंग एंड क्या एक्सपोज कर रहे हैं, वेरियस नॉन कंप्लायंसेस. डील डिलीटर के अंदर क्या है, कंटेन वायलेशन ऑफ वायलेशन विच में हैव एन इम्पैक्ट फ्रॉम क्वांटिफाइबल पेनल्टीज. इसमें क्या हो जाएगा, वायलेशन, इसमें पेनल्टीज बहुत सारी होंगी, इन टर्न में रिजल्ट इन डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी. कि भैया इतनी पेनल्टीज भरने बैठ गए तो फिर तो कंपनी का वैल्यू का बच जाना है. तो डिलीटर का मतलब क्या है, डिलीटर का मतलब यहाँ पे डील खत्म नहीं हो जाती है बट कंपनी की वैल्यू कम हो जाती है, समझना. डील ब्रेकर में तो बात ही खत्म हो गया, देयर नंबर ऑफ वेरियस नॉन कंप्लायंसेस व्हिच मे रिजल्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो भैया उसमें तो डील खत्म ही हो गया. लेकिन ना डील डिलीटर में क्या होगा कि पेनल्टीज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इट डिमिनिश मतलब समझ रहे ना, कम कर देता है क्या कंपनीज का वैल्यू. डील कॉशनर्स, ये इंटरेस्टिंग है. Finding in diligence which may not impact the financial but exits certain non-compliances which though rectifiable requires the investors to treat the cautious path. मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि नॉन कंप्लायंस तो फाइंड आउट हुए, डील कॉशनर का मतलब है नॉन कंप्लायंस फाइंड आउट हुए और उन्हें रेक्टिफाई किया सकता है. रेक्टिफाई कैसे किया सकता है, बाय मेकिंग डूइंग कंप्लायंसेस पॉसिबल है, और उन्हें कंपाउंड भी करा सकते हैं. मतलब वहां पर ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को ना अगर ये डील हो जाती है तो उनको ये कंप्लायंसेस करना होगा और जिससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा. क्लियर एकदम, जिससे फाइनेंशियल इंपैक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा. क्लियर. डील मेकर्स, अब ये डील मेकर बड़ी इंटरेस्टिंग है. देखो, विच आर रियली हार्ड टू कम बाय एंड मे नॉट बी रियलिटी इन द स्ट्रिक्ट सेंस. कहता सच्चाई तो ऐसी है कि ऐसा नहीं होता है जो मैं बताने वाली हूँ इधर. आर दोज रिपोर्ट्स वेयर द diligence team have not been able to come across any violation, मतलब there is no violation leading them to submit what is called a clean report. So ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, what do you understand by a clean report of diligence? So अब diligence मतलब क्या है, it is known as also deal makers, मतलब there is no violation of any particular provision of the law. Now चार तरीका याद हुआ, breaker, डिलीटर में मतलब वायलेशन है जिससे पेनल्टीज बढ़ेंगी, नॉन कंप्लायंसेस हो गया, पेनल्टीज पेनल्टी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंपनी का वैल्यू खत्म होगा. डील ब्रेकर का तो मतलब एक जिंदगी खराब है, मतलब नॉन कंप्लायंस है जबरदस्त, जिससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकता है. ऑलराइट. कॉशनर का मतलब है देयर आर सम नॉन कंप्लायंस बट व्हिच मे बी you know what which does not impact the company's financial position, but such kind of non-compliance may be rectified by the investor if he wish to do so. And deal makers, all right, चलिए. It may be noted that only after the reporting formalities are over, the various rectifications are carried out, and the shareholders agreement, of course, उसके बाद shareholder agreement आएगा सामने, is executed. This agreement contains certain standard clauses like tag along and drag along rights. सर ये क्या होता है, आपने सर पढ़ा भी होगा, tag along and drag along rights. Tag along का मतलब क्या बताया जा रहा है, जब majority of shareholders, वैसे तो बता दूं minority shareholders के benefit की बात हो रही है यहाँ पे. Tag along हो या drag along हो. Tag along में क्या होता है, आपने सुना होगा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेते हैं कि भाई इस प्राइस के ऊपर हम एग्जिट कर रहे हैं, मतलब अपना शेयर बेच रहे हैं, खासतौर से जब शेयर बेचे जाते हैं तो मेजॉरिटी अपना शेयर बेच रहा होता है तो मिनॉरिटी भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है. ठीक है. ड्रैग अलॉन में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा मान लो. उल्टा क्या मतलब कि जब मेजॉरिटी अब किसी भी प्राइसेस पे अपना शेयर बेच रहा है तो मिनॉरिटी को भी उसको इसी प्राइसेस पे ज्वाइन करना पड़ेगा. दोनों में ही मिनॉरिटी का फायदा है, समझना. टैग अलॉन्ग में क्या होता है, जब मेजॉरिटी अपना शेयर किसी प्राइस पे सेल कर रहा है तो मिनॉरिटी के पास राइट है कि वो भी जाके ज्वाइन कर सकता है, उस प्राइस पे अपना शेयर सेल कर सकता है. ड्रैग अलॉन्ग के अंदर क्या होता है, जैसे 75% शेयर होल्डर्स अपना शेयर सेल कर रहे हैं, जिस भी प्राइस पे कर रहे हैं, मिनॉरिटी उसी को जाके ज्वाइन करेगा, सो बोलते हैं ड्रैग अलॉन्ग. ठीक है.
And representation, warranties, conditions, represents, and the clauses that have may impact on deals. And the last one is post diligence. Post diligence sometimes results in the rectification. अभी बताया था ना rectification non compliances. अगर मैं कहूँ ना तो कॉशनर डील कॉशनर्स के केसेस में ऐसा निकल के आता है जहां पर आप नॉन कंप्लायंसेस को रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो क्या कह रहा है, रेक्टिफिकेशन नॉन कंप्लायंस फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीजेंस. There can be interesting assignments arising out of the diligence made by the team of professionals. It ranges from the making the application, filing a petition for compounding of various offences, negotiating with the shareholders agreement, since the investor will be on a strong wicket and may negotiate the price very hard. क्योंकि इसमें बेनिफिट मिलने वाला है. क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हमने नॉन कंप्लायंस फाइंड आउट किए हैं, ठीक है जी. आई मीन नॉन कंप्लायंस को हम क्या करेंगे, हम पिटीशन लगाएंगे या हम एप्लीकेशन देंगे फॉर कंपाउंडिंग के लिए. प्लस यू नो व्हाट बेनिफिट क्या मिलेगा, अब शेयर एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टर बोलेगा भैया प्राइस नेगोशिएशन करते हैं, क्योंकि नॉन कंप्लायंस हमको मिले थे, हमको रेक्टिफाई करवा रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट वी विल नेगोशिएट द प्राइस ऑफ द डील. क्लियर. तो 3 हमने स्टेप देखे, प्री डिलिजेंस, डिलिजेंस एंड पोस्ट डिलिजेंस. आई होप यहां तक कभी बात याद हो गया होगा मेरे बच्चों को. आज हमने 2 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करे हैं. मैं आपको बहुत इंश्योर करके कह रहा हूं करीबन ये 5 नंबर का क्वेश्चन दोनों में से आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है, हल्के में ना लीजिएगा. ऑलराइट. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेक्निक्स ऑफ द डिलिजेंस एंड रिस्क असेसमेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज और भी क्लासेस हैं, वो भी कंप्लीट कीजिएगा. टेस्ट को सब मिस मत कर देना. वैसे कर नहीं रहे हो, मुझे जानता हूं. कोई नया जो ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं उनको कभी करते नहीं, कभी नहीं अटेंड करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, अब 1 महीने बाद अपने आप समझ में आएगा कि अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए रेगुलर टेस्ट. ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर.